आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का पहला चैप्टर उसका एक हिस्सा है मृदा, उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि मृदा क्या है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है और यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि यह रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मृदा के उपयोग के बारे में जहां तक बात की जाए, मृदा हमारे लिए बहुत उपयोगी संसाधन है। मृदा में ही हम फसलें उगाते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे हमारे भोजन की पूर्ति होती है। आइए हम देखते हैं कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो ये कुछ फैक्टर हैं जैसे कि उच्चावच है, जनक शैल है, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक भूमिका निभाते हैं। जैसे कि उच्चावच यानी कि किस स्थान पर, ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर किस प्रकार के मृदा का निर्माण होता है, या गहराई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का निर्माण होता है, यह उच्चावच निर्धारित करता है। उसके अलावा जनक शैल यानी कि आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि 3 प्रकार के शैल होते हैं, जैसे पहला आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। इन शैलों की प्रकृति के आधार पर ही मृदा की प्रकृति भी निर्धारित होती है, यानी किस प्रकार का मृदा निर्माण होगा यह जनक शैल पर ही निर्भर करता है। उसके अलावा जलवायु, यानी उस क्षेत्र की जहां मृदा का निर्माण हो रहा है, उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, और यह जलवायु भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके अलावा वनस्पति और जैव पदार्थ, जब वनस्पतियां गिरकर माने सड़ जाती हैं और वो उस मिट्टी में मिलती हैं, तो वह मृदा की प्रकृति को डिसाइड करती है, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा इत्यादि। इसके अलावा जो ह्यूमस है वो भी वनस्पति और जैव पदार्थ ही निर्धारित करते हैं। हम देखते हैं बच्चों, जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो वो अपने साथ छोटे बड़े पत्थरों को लुढ़काते हुए लाती हैं। वो पत्थर जब टूटते हुए एकदम महीन कणों में बदल जाते हैं, फिर उसमें जल पदार्थ और वनस्पतियों के सड़े हुए प्रारूप इत्यादि मिलने से भी मृदा का निर्माण होता है। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ भी रखा है कि कुछ सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मृदा एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन तो है, किंतु इसके निर्माण में यानी इसको पुनर्पूरित होने में यानी फिर से बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए। इन सब फैक्टर्स के मिलने से कितने प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है देखते हैं। एक है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मृदा। तो देखते हैं बच्चों की आगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उनके गुणधर्म क्या है और उनमें कौन सी फसलें उगती हैं। आइए ध्यान दें। मृदा के प्रकारों में पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, और इसकी उपस्थिति कहां है? यह उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर सिंधु नदी तंत्र, गंगा यमुना के नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा के नदी तंत्र क्षेत्र में ही पाई जाती है। एलुवियल सॉइल की खास बात यह है कि जैसा कि इसका नाम है जलोढ़, यानी जल से निर्मित ही है ये, यानी नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियों के जो रिवर बेड होता है उसमें जमी हुई सिल्ट या मृतिकाएं उफन कर बाहर आती है और पूरे नदी के बेसिन में फैल जाती हैं, जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। वह जलोढ़ मिट्टी है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों को, फिर पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों तक ये चला जाता है। फिर एक पट्टी के रूप में ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में भी जाता है। यहां इसकी उपस्थिति है, यानी जलोढ़ मिट्टी यहां पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसमें सबसे खास बात, इसमें चावल, गेहूं, दाल और गन्ना, ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है जिसमें इसका ये फसल उगती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर।
खादर जो मिट्टी है वह नवीन जलोढ़ को कहते हैं। इसे याद रखेंगे, ये 1 नंबर का प्रश्न अक्सर बनता है कि खादर या बांगर के विषय में। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर में जो मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे होते हैं और इसमें कंकड़ भी पाया जाता है, जबकि खादर जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ नहीं पाया जाता और इसके मिट्टी के कण जो है, इसका जो साइज है, इसका आकार है वह छोटा होता है, महीन होता है। दूसरा जो प्रकार है मिट्टी का वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन क्षेत्र बोलते हैं महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को। इसके अलावा काली मिट्टी की उपस्थिति गुजरात के सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्रों में भी होती है और यह उस पूरे दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी के लावे से जो लावा निकलता है उससे जो बेसाल्ट का निर्माण होता है, उसके जमने से, उस बेसाल्ट से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए काली मिट्टी का जो संरचना है, उसका जो मिट्टी का प्रकार, आकार है, वो उसके कण जो है वो बहुत महीन कण होते हैं और इस वजह से काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। किंतु जल सोखने के बाद यह मिट्टी बहुत चिपचिपी हो जाती है और इसमें हल चलाना असंभव सा होता है। इसलिए यहाँ किसान जो है जब बारिश की पहली फुहार पड़ती है तभी जो है इस मिट्टी में हल चलाते हैं। और इस मिट्टी में कपास के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त है। कपास का यहाँ इस मिट्टी में उपजाया जाता है और इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। कपास मिट्टी कहने और इसे लोकल भाषा में रेंगुर या रेंगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि कपास उगता है इस मिट्टी में, तो यह इन क्षेत्रों में जहां भी काली मिट्टी पाई जाती है और कपास उगाई जाती है, तो कपास पर आधारित उद्योगों का भी विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे पहला सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। सूरत भी एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। जो तीसरा प्रकार है वो है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा जैसे कि इनके कलर से ही, इनके रंग से ही पता चल जाएगा। इसकी उपस्थिति कहाँ है? इसकी उपस्थिति जो है दक्कन से पूर्वी और दक्षिणी तरफ इसका जो है इसकी उपस्थिति है, ये पाया जाता है। यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के ठीक दक्षिणी छोर पर भी और पश्चिमी घाट यानी कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र का एरिया है जो अरब सागर से जुड़ता है, उस पट्टी को पूरा पश्चिमी घाट कहते हैं। वहाँ जो पहाड़ शुरू होते हैं, उनके जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं उन्हें गिरिपद कहते हैं। वहाँ भी इस प्रकार के लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जो है इसमें कुछ तिलहन की फसलें उगाई जाती है। कपास इसकी मुख्य फसल है। इसके अलावा सूरजमुखी और मूंगफली, बाजरा, मोटे अनाज भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो नई मिट्टी, अगली मिट्टी है वह है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी बच्चों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटराइट, लैटर का मतलब होता है ईंट। तो ईंट चूंकि आपने देखा है लाल रंग का होता है, यह जल निक्षालन के द्वारा, मतलब जहाँ बहुत बारिश होती है, फिर एकाएक सूखा पड़ जाता है। बारिश और सूखा, ये जब बारी से ये ऋतु परिवर्तन होता है तो वहां इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है जिसे हम लैटराइट मिट्टी कहते हैं। उसके अलावा और मिट्टी है जिसे हम कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसमें कटीली झाड़ियां उगती हैं और कुछ ऐसे फसल भी उगते हैं जिनमें बहुत कम पानी की जरूरत है, जैसे चना इत्यादि। इसके अलावा कुछ ऐसे मिट्टी है जिसमें वन उगते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है और मिट्टी कितने प्रकार की होती है। आज की कक्षा में केवल इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।